जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिससे संबंधित प्रश्न एमपी टेट, यूपी टेट, रीट और अलग अलग राज्यों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। स्किनर जो कि अमेरिकी शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं, इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य कौन है ये पूछ रहे हैं। इनके अनुसार अध्यापक का विकास, देखो बालक का विकास, अध्यापक का विकास, अभिभावक का विकास और उपर्युक्त सभी। तो अध्यापक का विकास नहीं, ना ही अभिभावक का विकास, इसका आंसर होगा बाल विकास। सामान्य उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य किसके लिए हैं? बालक के लिए हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के संपूर्ण व्यवहार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के संपूर्ण व्यवहार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल विकास। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक, संकुचित, अनंत या असीमित? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापक होता है। संकुचित, अनंत और असीमित नहीं होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान व्यापक मनोविज्ञान के रूप में है। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान समय में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण या इसे ही बोलते हैं चहुमुखी विकास। सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? अच्छा शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया और विद्यालय। तो इसका आंसर होगा बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बालक। क्यों होता है केंद्र बिंदु? क्योंकि बाल मनोविज्ञान पूर्ण रूप से बालक पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? बालक पर। बाल मनोविज्ञान पूर्ण रूप से किस पर केंद्रित है? बालक पर। ठीक है, इसमें बालक के जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से और परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, विद्यालय के समय सारणी में गणित विज्ञान कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि विद्यालय के समय सारणी में गणित विज्ञान कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पे, बालक की रुचि के आधार पर, बालक की योग्यता के आधार पर और बालक की क्षमता के आधार पर। तो इसका आंसर होगा मनोविज्ञान के आधार पर। आपको लग रहा होगा कि इसमें आंसर ये लगा दें बालक की रुचि के आधार पर, नहीं, ये गलत हो जाएंगे सब। इसका आंसर होगा ए, मनोविज्ञान के आधार पर। मनोविज्ञान के आधार पर क्यों होगा? क्योंकि मनोविज्ञान यह बताता है कि कोई भी कार्य जब बालक करता है, कोई काम जब बालक करता है, तो प्रारंभ में उसके कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं, सोचने की क्षमताएं होती हैं, वो ज्यादा होती हैं। प्रारंभ में जब बच्चा काम करता है तो उसकी जो सोचने की क्षमताएं होती हैं, उसके कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं, वो ज्यादा होती हैं। और जैसे जैसे वो काम करने लगता है तो उसमें थकान आने लगती है, जिसको हम अधिगम के पठार में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चा कैसे सीख रहा है, जैसे ऐसे बनते हैं ना, उसमें ऐसे बना फिर ऐसे, मतलब ये पठार यहाँ पे सीखना कम कर देता, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। अधिगम की अवस्थाओं को
लेकर जब हम बात करते हैं तो यह समझ में आता है कि प्रारंभ में अत्यधिक ऊर्जावान होने से जल्दी सीखता है बालक, और जैसे जैसे थकान होती है वैसे वैसे उसके सीखने की गति कम होती है। ठीक है, यही कारण है कि पहले कठिन विषय रखे जाते हैं और सरल विषयों को बाद में स्थान दिया जाता है। ये इसका निष्कर्ष है पूरा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का, रायबर्थ का, जेएस मैकेंजी का और डेकार्ट का। तो यह कथन किसका है? स्किनर का है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल नहीं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ये भी नहीं होगा। क्रिया केंद्रित शिक्षा, ये भी नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, बाल केंद्रित शिक्षा। क्यों बाल केंद्रित शिक्षा क्यों होगा? क्योंकि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में बाल केंद्रित शिक्षा का बोलबाला है। संपूर्ण विश्व में बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का बोलबाला है। एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं रूसो, उन्होंने कहा है कि एक बालक पुस्तक के समान है और शिक्षक को उसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। रूसो ने क्या कहा है कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। यानी कि बालक को पढ़ाने से पहले शिक्षक को खुद को पढ़ना चाहिए। शिक्षक खुद अपने आप को पढ़ के आए कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कौन सी अवस्था के अनुसार उन्हें क्या सिखाया जा सकता है, ये बात कही गई है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न नंबर 7, विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समयानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी हेडफील्ड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हरलॉक। टेलर नहीं होगा, हेडफील्ड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हरलॉक क्या बताते हैं? देखो इनने एक शब्द चेंज करा है थोड़ा सा। हरलॉक की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि हरलॉक ने एक विचार दिया था। क्या विचार दिया था? कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। और इसमें क्या दे दिया है? बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, एक ही बात है। यहां अभिवृद्धि की जगह उन्होंने क्या दे दिया है? अभिवृद्धि की जगह दे दिया है इन्होंने बड़े होने तक, जो एक ही बात है। ठीक है, तो पेपर में थोड़ा बहुत चेंज होके आ सकता है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। ये बोला था इन्होंने, प्रगतिशील क्रम है जिससे व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं क्या होती हैं? प्रकट होती हैं। इनकी ये डेफिनेशन है। ये किसने कहा था? हरलॉक ने। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 8, बालक के संदर्भ में वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग मतलब किस संबंध में किया जाता है? देखें, शरीर में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, शरीर की वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि, आकार भी बढ़ता है। भार में वृद्धि, भार में भी वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। यह परिभाषा है, यह परिभाषा किसकी है? टेलर की, गैसेल की, मेयर की या मुनरो की? तो यह परिभाषा दी गई थी मुनरो के द्वारा। ध्यान रखना, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेशन से संबंधित भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? देखो ध्यान रखना, इसमें लास्ट में जरूर पढ़ना, सत्य नहीं है।
नहीं तो क्या करेंगे अपन, पहला पढ़ेंगे और लगेगा हाँ यही है और लगा देंगे उसको, ये जरूरी है, ठीक है, ये पढ़ना सत्य नहीं है। एंड में क्या दिया है, पूछ क्या रहा है वो। तो देखो, विकास अंतः क्रिया का फल है। अंतः क्रिया का मतलब होता है वंशक्रम और वातावरण के मध्य जो अंतः क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप विकास होता है, ठीक है। तो ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा क्या होगा, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। व्यवस्थित श्रृंखला का मतलब होता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक एक निश्चित श्रृंखला होती है। विकास की एक निश्चित श्रृंखला होती है। उसमें कौन कौन आते हैं, देखो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ध्यान रखना, इसका सीक्वेंस पूछा गया है एक बार किसी रीट एग्जाम में, आरटेट या रीट में पूछा गया है शायद, ये वाला सीक्वेंस कि इनमें से कौन सा विकास का सीक्वेंस सही है, कौन सा सही नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो ये सीक्वेंस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ये भी बात सही है बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा ये वाला गलत है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। 3 सही है, बाकी ये गलत है। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 11 है मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। मस्तकोद्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया प्रारंभ होती है। देखो, ऑप्शन है सिर से, पैर से, धड़ से और हाथ से। तो इसका आंसर देखो, पैर से नहीं होती है विकास की प्रक्रिया, ना धड़ से होती है, ना हाथ से होती है। किससे होती है, सिर से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सिर से। तो मस्तकोद्मुखी सिद्धांत क्या होता है, ये क्या होता है साहब, मस्तकोद्मुखी विकास का सिद्धांत। तो मस्तकोद्मुखी विकास का मतलब होता है कि सिर से पैर की ओर विकास का होना। विकास कैसे होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब भ्रूणावस्था में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, सिर का निर्माण होता है, ध्यान रखना, सिर का। उसके बाद में जो है सिर, या इसको बोल रहे हैं कि धड़ का, और बाद में उदर का। उदर मतलब और अंगों का विकास बाद में होता है। उसके बाद बाकी अंगों का विकास होता है। पहले सिर का होता है, फिर बाकी अंगों का विकास शुरू होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते थे, विकास कैसे होता है, केंद्र से परिधि की ओर, परिधि की ओर। विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, मतलब विकास पहले केंद्र की ओर होता है, जो अंदर केंद्रीय अंग है। केंद्रीय का मतलब जो अंदर केंद्रीय अंग है वहां पहले विकास होगा, बाद में उसके बाहरी आवरण का विकास होता है। मतलब इसमें 2 चीज समझ में आई कि विकास सिर से पैर की ओर होता है और केंद्र से परिधि की ओर होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है कि विकास और अभिवृद्धि शब्द है। विकास और अभिवृद्धि क्या होता है, तो विकास और अभिवृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ना तो ये एक दूसरे के समानार्थी होंगे ना विरोधी होंगे। इसका आंसर होगा एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, ये विकास और अभिवृद्धि। क्योंकि अगर किसी की मान लो लंबाई बढ़ जाए, अच्छे से खूब हट्टा कट्टा हो जाए, लेकिन उसमें दिमाग नहीं हो, तो क्या उसका विकास माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ऐसे मान लो कोई व्यक्ति छोटा है और उसमें बुद्धि हो, लेकिन शारीरिक लंबाई उसकी जो अभिवृद्धि नहीं हुई है, तो उसमें विकास नहीं माना जाएगा। इसीलिए मतलब ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, विकास और अभिवृद्धि, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट 13, विकास चिंतन का मूल है, यह एक क्रिया है। विकास चिंतन का एक मूल है, यह कैसी क्रिया है, बहुमुखी, द्विमुखी, चतुर्मुखी और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चतुर्मुखी नहीं होती है, ना ही द्विमुखी होती है, ये होता है बहुमुखी, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल शरीर के अंगों का ही विकास नहीं होता है,
बल्कि सामाजिक संवेगात्मक अवस्थाओं में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसीलिए विकास कैसी प्रक्रिया है? बहुमुखी। ठीक है, नेक्स्ट, बाल विकास एवं विकासात्मक मनोविज्ञान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हरलॉक, रूसो, पावलोक और जेम्स डेवर। तो रूसो भी नहीं है, पावलोक भी नहीं है, जेम्स डेवर भी नहीं है, इसका आंसर होगा हरलॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल विकास के जीव शास्त्रीय अध्ययन का आरंभ किसने किया? बाल विकास के जीव शास्त्रीय अध्ययन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका टीडमैन नहीं, वॉटसन नहीं और मेंडल भी नहीं, इसका अध्ययन किया था डार्विन ने। इसका आंसर होगा डार्विन, क्योंकि जीव विकास का सिद्धांत बायोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में दिया गया था जीव विकास का सिद्धांत? बायोलॉजी के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया था। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। और डार्विन ने जो है बाल विकास के जीव शास्त्रीय अध्ययन के शुरुआत करने का श्रेय डार्विन को ही जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसमें एक थ्योरी बताई थी कि प्रत्येक जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्या करता है? संघर्ष करता है। डार्विन का ये सिद्धांत था, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए प्रत्येक जीव संघर्ष करता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ध्यान रखना, लास्ट वाली लाइन जरूर देखना, सही नहीं है। ठीक है, जल्दी में गलत हो जाता है क्वेश्चन पे, मतलब इसमें 3 सही होंगे, एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो गलत होगा। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल सही है, विकास की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो हम बता देते हैं कि इसके 4, 5 या 6 महीने बाद इसके दांत जमना स्टार्ट होंगे। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि 1-1.5 साल बाद ये बोलना स्टार्ट कर देता है, तो इसके भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी प्रकार हम कहें कि विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हम कहें विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। मतलब जो प्रारंभिक विकास होता है, जो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में, वो परवर्ती विकास से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि बालक का जो भी विकास होना होता है वो 5 वर्ष में पूरा हो जाता है, 4 से 5 वर्ष में। ठीक है, तो ये वाला भी सही है बिल्कुल। गलत कौन सा है? ये वाला। क्यों गलत है? इसमें बोल रहे हैं खतरे नहीं होते हैं, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये गलत है। खतरे क्यों नहीं होते हैं? होते हैं। शैशवावस्था में अपने अलग खतरे होते हैं, बच्चा खेल रहा है, कोई मान लो चाकू लेके अपने हाथ पैर में लगा ले तो खतरे हैं उसमें। बाल्यावस्था में भी खतरे हैं और किशोरावस्था में भी खतरे हैं, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है ना, इसलिए। प्रश्न नंबर 17 में दिया है कि यद्यपि 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं किंतु सामान्य बालकों में विकास का एक क्रम समान होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था हरलॉक ने, गलत। सोरेनसन ने भी नहीं दिया था और स्किनर के द्वारा भी नहीं दिया गया था, यह दिया गया था गैसेल के द्वारा। ये क्या बता रहे हैं कि यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं किंतु सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। इसका मीनिंग ये है कि भले ही 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं लेकिन जो विकास होता है, जैसे मान लो कि एक बालक है जिसने जन्म लिया महल में, तो वो भी चलना और दौड़ना उसी हिसाब से सीखेगा जैसे बच्चे सीखते हैं, और एक बच्चा जिसने झुग्गी झोपड़ी में जन्म लिया है वो भी उसी प्रकार से, उसका भी विकास सेम ही होगा। ठीक है, तो वो बात बताना चाह रहे हैं कि यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं है, यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं है लेकिन किंतु सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। तो ये किसने कहा था? गैसेल ने कहा था। प्रश्न नंबर 18, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? देखो, जन्म से पूर्व,
जन्म के बाद, बाल्यावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा बताइए आप? जन्म के बाद बिल्कुल नहीं, जन्म की बाल्यावस्था से बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसका आंसर होगा जन्म से पूर्व। हरलोक महोदय ने बताया अभी ये। अब आपने कहानी सुनी होगी अभिमन्यु की, जिसने मतलब गर्भकाल में ही चक्रव्यूह भेदन करने की पूरी कथा सुन ली थी। ठीक है, तो इससे माना जाता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो जन्म से पूर्व मतलब होता है भ्रूणावस्था से। ठीक है, भ्रूणावस्था से बच्चे का जो है, बालक का विकास स्टार्ट हो जाता है। जब जाइगोट का निर्माण जो होता है वहीं से बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जन्म से पूर्व। प्रश्न नंबर 19, विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना जी। क्यों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी? इसलिए है कि मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वो दिया गया था किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अब हमारे ऑप्शन में सिगमंड फ्रायड है ही नहीं बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? ध्यान रखना, ये लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत। तो बताइए, जीन पियाजे बिल्कुल नहीं, फील्डमैन नहीं, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा इरिक इरिक्सन। क्यों होगा? क्योंकि इरिक इरिक्सन को इरिक इरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। लेकिन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जा रहा है इन्हें। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इरिक्सन जो थे वो सिगमंड फ्रायड के समर्थक माने गए हैं। सिगमंड फ्रायड की थ्योरी बहुत से लोग इनसे अलग हो गए क्योंकि ये सेक्स मतलब कामुकता पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे कि बच्चों में भी वो सेक्सुअल प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसा बोल रहे थे। तो बहुत से मनोवैज्ञानिक इनसे अलग हो गए कि बोले कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। लेकिन इरिक्सन इनका समर्थन करते थे, इसीलिए इरिक इरिक्सन को नव फ्रायडवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव फ्रायडवादी। ठीक है, नव फ्रायडवादी माना जाता है। इरिक इरिक्सन को नव फ्रायडवादी माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि विकास के अधिगम सिद्धांत बल देता है। विकास का जो अधिगम सिद्धांत है वो बल देता है। ऑप्शन नंबर ए है बालक की आधारभूत आवश्यकताओं पर, बिल्कुल सही है। बालक के सीखने की क्षमता के विकास पर, ये भी सही है। और ए और बी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक, ये नहीं, ये होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, जीन पियाजे ने विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जीन पियाजे ने विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देखो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हमने पहले पढ़ाई है जे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इरिक इरिक्सन या सिगमंड फ्रायड ऐसे संबंधित है। सामाजिकता का सिद्धांत ये भी नहीं है। ठीक है, भावात्मक सिद्धांत ये भी नहीं है। इनका आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक सिद्धांत, या ऐसे ही बोला जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, बाल विकास में, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि बाल विकास में काय का अध्ययन किया जाता है या किस पर बल दिया जाता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, देखो, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। बाल विकास और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, ये भी सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, किशोरावस्था या इसको हम बोल सकते हैं परिपक्वावस्था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 23, कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है।
तो नंबर ए समान प्रतिमान का सिद्धांत, बिल्कुल है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे जैसे माता पिता वैसी संतान, ठीक है, समान प्रतिमान का है। ये तीन होते हैं समान, और एक होता है वो पहला हो गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें ही हम एक बता रहे हैं, वो होता है भिन्नता का सिद्धांत, जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न संतान। और एक होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, मतलब जैसे माता पिता उनसे बिल्कुल अलग संतान, ठीक है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत ये होता है। इसमें पूछा नहीं होता है, अपने को ये ढूंढना है, ठीक है। सतत विकास का सिद्धांत, हम कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास सतत रूप से होता है, तो ये भी सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, विकास जो होता है वो होता है सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 24, बालक के विकास पर निम्न में से किस कारक का सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? बालक के विकास पर निम्नलिखित में से किस कारक का सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। कैसे अच्छा क्वेश्चन है देखो बताते हैं। क्योंकि देखो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो तीन इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक तो मिल रही है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कि सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव, सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव, इसका मतलब ये है कि चारों ही ऑप्शन सही है इसमें, लेकिन इस चारों में से पूछ रहा है कि चारों में से सबसे सही कौन सा है, तो चारों में से सबसे सही होगा बुद्धि का। क्यों होगा बुद्धि का? क्योंकि बुद्धि के द्वारा कौन कौन से पोषण, प्रजाति और संस्कृति, बुद्धि के द्वारा पोषण, प्रजाति और संस्कृति को सकारात्मक बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। अगर किसी में बुद्धि नहीं है तो इनको सकारात्मक नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। इसलिए आंसर क्या होगा? बुद्धि। प्रश्न नंबर 25, रॉस के अनुसार बालक के विकास की अवस्थाएं होती हैं। रॉस के अनुसार बालक के विकास की अवस्थाएं होती हैं 4, 5, 3 और 6। तो रॉस महोदय ने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई हैं 4। कौन कौन सी बताई हैं? नंबर 1 शैशव अवस्था, शैशव अवस्था जिसका कार्यकाल कितना बताया इन्होंने? जन्म से, ना कि 0 से, ध्यान रखना, जन्म से 5 वर्ष तक। एक होती है बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, ये होती है 5 से 12 वर्ष तक। एक होती है किशोरावस्था, किशोरावस्था जो होती है वो होती है 12 से 18 वर्ष तक। और एक होती है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था होती है 18 प्लस, 18 के बाद, ठीक है। तो रॉस ने ये बताई है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग बताई है, जैसे कि हरलॉक ने बताई है अलग, जोन्स ने अपनी अलग बताई है, ठीक है। तो रॉस के अनुसार ये है, और पेपर में यही पूछा जाता है। पेपर में जो मान्य होती है वो जोन्स और रॉस के अनुसार मान्य होती है, क्योंकि इनकी दोनों की सेम है। जोन्स एक है जोन्स और एक है रॉस, इन दोनों की सेम है, 4 ही बताई है इन्होंने, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जीवन के पहले 4-5 वर्ष में बालक का भावी जीवन की नींव रख लेता है, यह कथन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि बालक को जो भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ठीक है। हिंदी में कहावत भी है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वो ही बात बता रहे हैं, ये कौन की परिभाषा है ये बताएंगे पहले, ठीक है। अभी उसके बाद देखो, जीवन के पहले 4-5 वर्ष में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। फ्रोबेल ने कहा है ये नहीं, स्किनर नहीं, इस हैरीमैन ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रायड। फ्रायड ने बोला है कि बालक को जो भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की आयु में बन जाता है, ठीक है। क्यों इन्होंने ये बात क्यों कह दी? क्योंकि इन्होंने इसलिए ये बात कह दी, इन्हें पता है कि बालक में लगभग 3 वर्ष की आयु तक बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। कब? लगभग जो है 3 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष की आयु तक जो बुद्धि का जो विकास होता है वो 50% बुद्धि का विकास 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। और 5 वर्ष तक होते होते उसकी बुद्धि का लगभग 75% विकास हो जाता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बालक की बुद्धि का संपूर्ण विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो आंसर आएगा किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था। किशोरावस्था में 100% जो बुद्धि का विकास होना होता है उतना हो चुकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 देखेंगे हम। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो देखेंगे शारीरिक विकास की तीव्रता बिल्कुल सही है। एक बात और ध्यान रखना कि शारीरिक विकास की तीव्रता से बात निकल के आई है, क्योंकि कई प्रकार से पूछा जाता है। शारीरिक विकास की तीव्रता शैशवावस्था में होती है, शारीरिक और मानसिक दोनों, ध्यान रखना, शैशव में। फिर बाल्यावस्था में कम हो जाती है, बाल्यावस्था में जो है कम हो जाती है। ठीक है, शैशव अवस्था में अधिक रहती है, और किशोरावस्था में, किशोरावस्था में फिर तेज हो जाती है। मतलब शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो शैशव अवस्था और किशोरावस्था में तेज होता है, बाल्यावस्था में बहुत कम होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 है, नहीं है पूछ रहे हैं, तो मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। दूसरों पर निर्भरता बिल्कुल सही बात है। 2 से जो 5 या 7 वर्ष का शिशु होता है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, उसको खाना भी उसकी माँ खिलाती है, उसके और भी काम उसकी माँ करवाती है। ठीक है, तो दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, एक है मानसिक विकास में तीव्रता। मानसिक विकास में तीव्रता वही तो हम बता रहे थे अभी, क्योंकि शारीरिक विकास में शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होते हैं। शैशवावस्था में और किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास तीव्र गति से होते हैं। जबकि हम बात करें नैतिकता का होना या सामाजिकता का होना, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था में बालक, जैसे हम मानते हैं शैशवावस्था, तो उसमें कहाँ से बालक में नैतिक वो आ जाएंगी, मोरलिटी कहाँ से आ जाएगी, ना सामाजिकता नहीं होती है और नैतिकता भी नहीं होती। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 28 क्या है कि शैशव अवस्था में बालक के बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है। शैशव अवस्था में बालक के बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? संकुचित, गलत है। सामान्य नहीं होती है, ये भी नहीं होती। कैसी होती है? विस्तृत होती है। यही तो हमने बताया अभी क्यों होती है, क्योंकि अभी फ्रायड ने बताया था पिछले प्रश्न में कि बालक 4-5 वर्षों में बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। बालक की बुद्धि का विकास 3 वर्ष, बालक के प्रथम 3 वर्ष में बालक की बुद्धि का 50% विकास हो जाता है, जबकि 5 वर्ष तक आते आते 75% विकास हो जाता है और किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। तो शैशवावस्था की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे विस्तृत होगा। यहाँ पे बालक को जो भी सिखाना चाहते हो सिखा दो, क्योंकि वो हाल सीख लेगा। बड़े बड़े गेम जो होते हैं, बड़े बड़े जो गेम खेले जाते हैं, देखना कभी बच्चे थोड़ी देर में ही सीख लेते हैं। मोबाइल वगैरह कितनी देर में एक बार देख लेंगे उसे और फटाक वैसे ही करके जो भी निकालना हो उन्हें वो निकाल लेते हैं, क्योंकि सीखने की तीव्र अवस्था कही जाती है जी। यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, इसलिए विस्तृत है। बौद्धिक विकास कैसा होता है? विस्तृत होता है। यही कारण है कि शैशवावस्था के अंतर्गत बालक की बुद्धि का लगभग 75% तक विकास हो जाता है। और 75% जब विकास हो जाएगा तो बालक में जो है भाषा विचार और रुचि और मतलब बाल्यावस्था के अंत तक, शैशवावस्था के अंत तक उसमें कई संवेगात्मक जो है विकास भी होने लगता है। ठीक है, प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 29, नाड़ी प्रणाली का विकास संबंधित है। नाड़ी प्रणाली का विकास संबंधित है। ठीक है, देखो शारीरिक विकास से, बौद्धिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर बताइए? उपर्युक्त सभी नहीं होगा, संवेगात्मक विकास भी नहीं होगा, बौद्धिक विकास भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ये शारीरिक विकास से। ठीक, क्यों होगा शारीरिक विकास से? क्योंकि नाड़ी तंत्र का विकास होगा तो शरीर का विकास होगा। शरीर का विकास नाड़ी तंत्र के विकास से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि एक फ्रैंक नामक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। कौन? फ्रैंक नामक। उन्होंने क्या कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। फ्रैंक के द्वारा दिया गया है। मतलब कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो मांसपेशियों में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो नाड़ी प्रणाली का विकास किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से।
नेक्स्ट 30 लास्ट प्रश्न है जी, शैशव काल में गामक विकास की शैशव काल में गामक विकास की क्रियाएं दिखाई देती हैं। गामक विकास की कितनी क्रियाएं दिखाई देती हैं? 2, 4, 3 और 6। तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। शैशव काल में 3 प्रकार की गामक क्रियाएं दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? देखो हम बताते हैं। शारीरिक अंगों में गामक क्रियाएं होती हैं। किसमें? शारीरिक अंगों में। शारीरिक अंगों में गामक क्रियाएं होती हैं। नंबर 2 स्नायु तंत्र में। स्नायु तंत्र में गामक क्रियाएं होती हैं। और नंबर 3 है मांसपेशियों में। मांसपेशियों में, ठीक है। इनसे संबंधित गामक विकास की क्रियाएं इनमें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो हमने 30 प्रश्नों को यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व कर लिया है। सुपर 30 का मॉडल पेपर नंबर 1 हमने आज सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही आपको डेली मनोविज्ञान के अलावा और भी सब्जेक्ट के ऐसे ही सार्थक कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ से कोई भी जो वीडियो डाला जाता है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू।